सिलियारी नगर में बंटी रहता था। उसकी बेटी पीलू पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर के काम काज में भी बहुत तेज थी। पीलू भगवान कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भक्त थी। उसे घर में दूध की रबड़ी बनाना बहुत पसंद था और हर जन्माष्टमी में वो गोपाल जी को भोग लगाती थी। एक दिन पीलू को विदेश में एक बड़ी कंपनी ने नौकरी के लिए लेटर आता है, लेकिन अचानक से बंटी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। उसकी माँ बबली उससे कहती है, पीलू तू चिंता मत कर, आखिर तेरी कड़ी मेहनत के कारण तुझे इतनी बड़ी नौकरी मिल रही है। तू जाकर काम कर, यहाँ की चिंता मत कर। नहीं माँ, मैं ऐसे कैसे तुमको और पिताजी को इस हालत में छोड़कर चली जाऊंगी। नौकरियाँ तो आती जाती है। लेकिन तभी वहाँ कालू आ जाता है। कभी भी जाने के पहले आप अपने पिताजी के इलाज के लिए जो उधार लिए हो वो चुका कर जाओ। कालू भैया, आप क्या हमें चोर समझ रहे हैं? हम आपका उधार चुका देंगे। मैं कुछ न कुछ काम यहाँ पर ढूंढ ही लूंगी। बेटी, तुझे इस जंगल में कौन नौकरी देगा? तू कितनी होशियार है। माँ, गोपाल जी के रहते आप किसी भी बात की चिंता मत करो, ये सब संभल जाएगा। फिर पीलू जंगल में नौकरी की तलाश में भटकती रहती है, लेकिन उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं देता है। उसे एक आइसक्रीम की दुकान दिखती है। हरिया काका, बहुत भूख लगी है, थोड़ी आइसक्रीम देना। ये लो बेटे आइसक्रीम। ये अच्छी तो है, लेकिन विदेशी स्वाद वाली है, नकली फ्लेवर्स की बनी हुई। आजकल कौन घर में मिठाइयाँ बनाता है? हरिया काका, मैं घर में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाती हूँ। हर साल मैं अपने कृष्ण गोपाल जी को रबड़ी कुल्फी का भोग लगाती हूँ। उन्हें बहुत पसंद है मेरी हाथ की रबड़ी कुल्फी। तुझे कैसे पता कि उन्हें पसंद है? उनको भोग लगाने के बाद उसमें अलग सी खुशबू और मिठास आ जाती है। तो बेटी, यहाँ वहाँ क्या नौकरी ढूंढ रही हो? एक रबड़ी कुल्फी की दुकान ही खोल लो। लेकिन क्या लोग मेरी रबड़ी कुल्फी खाएंगे? मैं आइसक्रीम बेचने वाला तुम्हें कह रहा हूँ, सोच क्या रही हो? मैं तुम्हें दुकान चलाना सिखा दूंगा। देखो पीलू, तुम्हारी भक्ति से लोगों का भी भला हो सकता है। पीलू घर आकर ये बात अपनी माता पिता को बताती है और फिर उनसे इजाजत लेकर वो कृष्ण गोपाल की एक फोटो हरिया काका की दुकान में लेकर जाती है और उनके सामने वो हर रोज मटका रबड़ी कुल्फी बनाने लगती है। एक हफ्ते तक वो हरिया से मटका रबड़ी कुल्फी दुकान में बेचना सीखती है। बेटी, तेरी मटका रबड़ी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। देख कितने लोग आ रहे हैं इसे खाने के लिए। तो टिल्लू वहाँ पे आता है और कहता है, वाह वाह पीलू दीदी, क्या लाजवाब मटका रबड़ी कुल्फी बनाई हो। मेरी बहन की शादी में ऑर्डर दूंगा। ये सब तो कृष्ण गोपाल की दया है। पीलू हर रोज कृष्ण गोपाल जी को लगा मटकी रबड़ी कुल्फी का भोग खिलाया करती थी। बहुत जल्द ही पीलू की दुकान मुनाफे में आ जाती है और पीलू के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। इसके बाद पीलू पूरा कर्ज चुका देती है। माँ, पिताजी, अब मैं विदेश जाकर नौकरी नहीं करूँगी। यहीं रहकर मैं अपनी मटका रबड़ी कुल्फी की दुकान चलाऊंगी और हर जन्माष्टमी को मैं पूरे गांव को कृष्ण गोपाल जी को जो भोग लगेगा वो मटकी रबड़ी कुल्फी खिलाया करूँगी। इसके बाद से पीलू बहुत मेहनत से अपनी दुकान चलाती थी और मटका रबड़ी कुल्फी बेचा करती थी और वो अब अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। कोल्हापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसके जंगल में बबलू कबूतर अपनी पत्नी पीलू चिड़िया के साथ रहता था। वो एक लकड़हार था और लकड़ियाँ काट के उनके घर बनाकर वो लोगों को वो दिया करता था। पीलू एक दिन कहती है, अरे सुनते हो जी, आप आजकल क्या कर रहे हैं? सिर्फ लोगों के घर ही बनाते रहोगे कि हमारा घर भी ठीक करोगे? बारिश तूफान का मौसम आने वाला है, अगर घर ठीक नहीं किया तो अपने यहाँ पानी भर जाएगा। अरे ठीक है, क्यों परेशान हो रही हो? अभी 2 घर और बना लूं, उसके बाद अपने घर को ठीक कर दूंगा। 2 घर बनाना है या 20? तुम्हें पैसे तो कोई देता नहीं है। आखिर कब तक हम गरीबी में रहेंगे? तुम्हारे साथ वाले देखो कितना आगे बढ़ चुके हैं, गाड़ी ले लिया है, घर ले लिया है। वो सब अपने काम में गलत तरीके से मुनाफा कमाते हैं, अपने ग्राहक को ठगते हैं।
मैं ऐसा नहीं कर सकता। आखिर लोगों की मेहनत की कमाई का अपने सपनों का घर जो है, इसमें ठगना पाप होगा। अरे मैं तुम्हें चोरी या लोगों को ठगने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस तुम अपनी कमाई बढ़ाओ और घर के बारे में भी सोचो। बबलू उदास होकर जंगल में बैठ जाता है। तभी उसके पास एक बूढ़ा बाज आता है। बेटा, ऐसा उदास क्यों बैठे हो? बबलू बूढ़े बाज को पीलू की बताए हुए पीलू की बातें बताता है। तो परेशानी क्या है बेटा? तुम तो बहुत होनहार लकड़हारे हो। लकड़ी काट लो और घर बना लो। मैं हरे पेड़ों को नहीं काटता हूँ बाज जी। तो लकड़हारे क्यों बने हो? कोई और काम कर लो। लकड़हारा होने का मतलब बेकार में पेड़ काटना नहीं होता है। मेरी एक खानदानी परंपरा है। मैं सिर्फ और सिर्फ सूखे पेड़ों को ही काटता हूँ, नहीं तो जंगल ही खाली हो जाएगा। अच्छा, उस तरफ सूखे पेड़ है, जाओ वहाँ। बबलू दूसरी तरफ देखता है। उतनी देर में वो बाज वहाँ से चला जाता है। फिर बबलू सूखे पेड़ों के पास जाता है और उन्हें काटता है। अरे इतने सूखे पेड़, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर लकड़ियाँ काटकर बबलू अपने घर में उन्हें अपने ऑटो में लेकर जाता है और 2 हफ्ते में पूरा नया घर तैयार कर लेता है। ये देखकर पीलू बहुत हैरान हो जाती है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर बनाए हो, लेकिन जी इस लकड़ी के घर में हम कैसे रहेंगे? क्या ये वाटरप्रूफ है या आग प्रूफ है? पीलू, मुझसे ये घर कैसे बन गया पता नहीं। मुझे एक बूढ़े बाज मिले थे जंगल में, उन्होंने मुझे सूखी लकड़ियाँ दिखाई। तभी वो बूढ़ा बाज वहाँ आ जाता है। अरे वाह बेटा, तुम तो कमाल के कारीगर निकले। इतना बढ़िया घर, वो भी लकड़ियों का। लेकिन बाज जी, पीलू का कहना सही है। आग पानी से कैसे बचाएंगे इसे? तभी वो बाज एक साधु बन जाता है। मैं जंगल का साधु हूँ। मैंने तुम्हें पेड़ को बचाते हुए देखा है बेटा। तुमने लालच में आकर कभी उन्हें नहीं काटा। मैं तुम्हारे इस लकड़ी के घर को आशीर्वाद देता हूँ कि इसे ना तो आग लगेगी, ना ही पानी कुछ बिगाड़ पाएगा, और तुम और भी ऐसे ही सूखे पेड़ की लकड़ी के घर बनाकर अपना कारोबार करो। साधु बाज की बात सुनकर पीलू और बबलू बहुत खुश हो जाते हैं। बाज बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पति को भला बुरा बोल रही थी, लेकिन वो सिर्फ इनकी भलाई के लिए। आपके आशीर्वाद से अब हम अच्छे से रहेंगे। इसके बाद साधु के आशीर्वाद और अपनी मेहनत के दम पर बबलू और लकड़ी के घर का कारोबार करने लगा और मुनाफा कमाने लगा। अब वो और पीलू हंसी खुशी रहने लगे। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी। आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी। हीरापुर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ही अमीर, लालची और धोखेबाज सेठ था। उसके बेहिसाब संपत्ति थी। पेट्रोल पंप, फिल्म थिएटर, गाड़ियों का कारोबार, सोने हीरे की दुकानें वगैरह थी। कड़क जल्द ही एक मॉल भी शुरू कर देता है। पीलू उसी गांव में एक छोटी सी किराना दुकान चलाती थी, लेकिन आजकल उसकी दुकान में भीड़ नहीं रहती थी। वो काफी परेशान रहने लगी। उसी समय टिल्लू आता है। पेला दे दे, एक कोल्ड ड्रिंक देना तो। ये लो कोल्ड ड्रिंक। टिल्लू भैया, आजकल ज्यादा लोग मेरी दुकान में आते नहीं हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों है? हाँ, आजकल क्या है ना, सभी चीज ऑनलाइन ही मिल जाती है। माचिस से लेकर कार तक सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट में मिल जाता है। और देखो, एक डिलीवरी बॉय जा रहा है। अच्छा, तो ये लोग हैं जो सामान डिलीवर करते हैं ऑनलाइन कंपनियों के लिए। लेकिन इसमें हम छोटे दुकानदारों का क्या फायदा है? तुम ऐसा करो कि किसी मेन मार्केट जगह में अपनी दुकान लगा लो। बड़ी दुकानों में भीड़ रहेगी, कुछ लोग तुम्हारे यहाँ भी आ जाएंगे। इसके बाद पीलू घर आके अपने पति बंटी को सब कुछ बताती है। तो बंटी कहता है, कड़क सेठ का मॉल इस जंगल में बहुत चलता है, क्यों ना तुम उसी के बगल में दुकान खोल लो। पैसों का
इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कड़क सेठ बहुत चालाक था। जैसे ही उसे पता चला कि पीलू उसके मॉल के बगल में दुकान खोलना चाहती है, तो वो उसे एक सौदा कर लेता है। देखो बंटी, पीलू, मेरे मॉल के सामने तुम्हारी दुकान की कोई औकात नहीं रहेगी। तुम एक दुकान मुझसे खरीद लो 5 लाख रुपए में, उसी में तुम्हारी भलाई है। अगर आप हमें 5 लाख में दुकान देंगे तो हम ले लेंगे कड़क सेठ। तो पीलू कहती है, ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। लेकिन बहुत दिन गुजर जाने के बाद भी उनकी दुकान उन्हें कड़क सेठ नहीं देता है। दोनों पति पत्नी उसके पास जाते हैं। कड़क सेठ, आप हमें हमारा पैसा वापस दे दीजिए, हमें आपसे दुकान नहीं खरीदनी है। ठीक है, ये लो 1 लाख रुपए। पीलू कहती है, लेकिन हमने आपको 5 लाख दिए थे ना। तो कड़क कहता है, तो मैंने कहा है क्या बुकिंग कैंसिल कराने के लिए? अब बुकिंग करोगे तो 10 लाख लूंगा। चलो भागो यहाँ से, नहीं तो ये भी नहीं दूंगा। दोनों पति पत्नी दुखी मन से घर आते हैं। तो पीलू कहती है, अब हम क्या करेंगे जी, हमारी पूरी संपत्ति खर्च हो गई है। मुझे सोचने दो, कोई न कोई रास्ता तो निकलना होगा। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया के पास जाता है। वो एक ऑटो मैकेनिक था, उसके पास एक पुरानी गाड़ी थी। बंटी अपने दोस्त से पूरी बात कहता है और हरिया उसे उस गाड़ी का उपयोग बताकर एक आइडिया देता है। बंटी बहुत खुश हो जाता है। वो घर आकर पीलू को अपना प्लान बताता है। तो पीलू कहती है, ये तो वाकई बहुत अच्छा प्लान है। अगले दिन बंटी गाड़ी में पूरी किराना दुकान सजाकर निकलता है। लोग बड़ी हैरानी के साथ उसे देखते हैं। तभी जाबाज कहता है, अरे ऐसे सुपरमार्केट तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो बबली कहता है, वाह वाह बंटी भैया, पीलू दीदी, आप लोगों ने तो कमाल ही कर दिया है। अब से मैं आपके इस गाड़ी सुपर बाजार से ही सामान खरीद दूंगा। तो बंटी कहता है, ये गाड़ी सुपर बाजार पूरे जंगल वालों के लिए सबसे सस्ती दुकान है। मॉल भूल आओ, वहाँ का महंगा सामान भूल जाओ। यहाँ गाड़ी सुपर बाजार से किफायती कीमत में सामान खरीदो। हमारी गाड़ी बाजार आपके पास एक फोन कॉल में खुद ही चल कर आएगी, आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने की परेशानी से बचाएगी और मॉल जाने की तकलीफ से भी आपको छुट्टी मिलेगी। इस तरह से बंटी और पीलू अपना गाड़ी सुपर बाजार चलाने लगते हैं और जंगल के पक्षी उनको बुला बुलाकर उन्हीं के यहाँ सामान खरीदने लगते हैं। जल्द ही कड़क का महंगा मॉल बुरी तरह से नुकसान में चला जाता है और जो उसने बैंक लोन लिया था वो नहीं चुका पाता है। इस वजह से उसे जेल हो जाती है। फिर पीलू और बबलू हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो। अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। एक गांव में पिंकी नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पिंकी बहुत सयानी थी, जो कुछ देखती थी उसको अपने पेंसिल से अपनी किताबों में चित्र बनाती थी। पिंकी की इस आदत को माँ बाप की प्रोत्साहन भी था। पिंकी कक्षा 2 में पढ़ती थी। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखी। रेलगाड़ी तो बहुत लंबी होती है, उसको कहाँ पर चित्र बनाए, ये पिंकी की समस्या थी। पिंकी घर आई, माँ, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनाना है, मैं कहाँ बनाऊँ? अरे पिंकी, वो क्या बड़ी बात है, अपनी किताब में बनाओ। अरे माँ, आप तो इतना भी नहीं समझती हो, किताब तो छोटी पड़ेगी। अरे मुझे तंग मत करो, अपने पिताजी से जाके पूछो, मैं खाना पका रही हूँ ना। पिताजी, मैं रेलगाड़ी की चित्र बनाना चाहती हूँ, कहाँ बनाऊँ? पिंकी के पिता ऑफिस की हिसाब किताब कर रहे थे, तो चिढ़ के बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, मुझे तंग मत करो, जाओ ना, अपनी स्कूल की कोई भी किताब में बना ले। अरे पापा, आपको इतना भी नहीं पता, किताब में रेलगाड़ी के चित्र नहीं बना सकते क्योंकि वो तो बहुत लंबी होती है। तो तभी वहाँ पे पिंकी की दादी बैठी थी। तो दादी को पिंकी की बात सुन के बहुत हंसी आती है और पिंकी को बुला के बोलती है, अरे पिंकी बेटा, इतनी क्यों चिंता कर रही है, ये भी कोई समस्या है। जाओ ना, स्कूल की दीवार पे बना दो।
दादी की बात पिंकी को बहुत अच्छा लगता है और सोचती है दीवार तो इतनी लंबी इतनी चौड़ी होती है तो रेलगाड़ी तो समा ही जाएगी। तब पिंकी खा के अपना होमवर्क करके सो जाती है और सुबह पिताजी से कहती है, पिताजी पिताजी आज ना मुझे कलर चॉकपीस की एक पूरी डब्बा चाहिए। पिताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे पिंकी बेटा, क्यों, तुम्हें आज स्कूल में बांटना है क्या? अरे पिताजी नहीं, मुझे रेलगाड़ी की चित्र बनानी है स्कूल की दीवार पर। दिला तो दूंगा, लेकिन घर तक कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अरे चित्र बनाने से कोई कंप्लेंट करेंगे? बिल्कुल नहीं आएगी, आप चिंता मत करो। तो पिंकी के पापा उसको कलर पेंसिल की डब्बा दिला देते हैं। पिंकी कूदते नाचते स्कूल पहुंच जाती है। पिंकी अपनी रेलगाड़ी की पहली यात्रा याद करती है जो अपने पापा मम्मी के साथ उसने किया था। पिंकी चौक उठाई और फिर क्या था, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। अरे इंजन तो बहुत सुंदर बना है, इसको अब डिब्बे जोड़ते हैं। तो फिर दूसरी कलर चौक लेके उसमें पहला डब्बा जोड़ दिया, दूसरा डब्बा जोड़ दिया। ऐसे जुड़ते जुड़ते गए, सारे डिब्बे जुड़ गए। जब अपनी चौक पेंसिल खत्म हुई तो पिंकी उठ के देखती है स्कूल की आधी दीवार पर तो रेलगाड़ी बन चुकी थी और पिंकी की क्लास के सारे बच्चे तालियां बजा के पिंकी की कला को सराह रहे थे। अरे पिंकी, तेरी गाड़ी तो बहुत सुंदर बनी है। पिंकी पिंकी, तुम्हारे रेल में मुझे भी जगह मिलेगी? अरे क्यों नहीं, हम सारे मिलके इस रेलगाड़ी में जाएंगे। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमेरिका गई, नानी के घर गई और दादाजी के घर भी गई। बच्चों की ख्यालातों में रेल की गाड़ी ऐसे ही लंबे सैर करती रही। तभी क्लास टीचर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों की मुस्कुराहट देखते हुए कहते हैं, अरे बच्चों, इतने खुश हो, क्या बात है? तो दौड़ के पिंकी सामने आती है और अपनी बनाई हुई रेलगाड़ी दिखाती है। तब टीचर अपने मन में ये सोचते हैं, बच्चों के मनोबल को बढ़ाई, कल के भविष्य का निर्माण आज से ही होने दे। यह सोच के टीचर ने पिंकी को बिना डांटे बहुत शाबाशी देते हैं और कहते हैं, पिंकी, आपकी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, लेकिन आप दीवार पे प्रैक्टिस करने के बजाय अगर आपके घर में जाके कोई भी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेते तो और भी सुंदर निकल आता। सर मुझे ना ये लगा कि ट्रेन पुस्तक में काफी नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। इस बात से पिंकी बहुत खुश होती है और टीचर पिंकी की कॉपी में एक अच्छे से सुंदर से रेलगाड़ी बना देते हैं। भागलपुर गांव में पति पत्नी पीलू और बबलू किसानी करते थे। वो लोग बहुत ईमानदार थे और कम आमदनी में भी गुजर बसर कर रहे थे। बबलू खेत में कुएं से पानी निकालता था और पूरे खेत में सिंचाई करता था, लेकिन खेत में मेहनत करने के बाद भी उनके खेत में फसल नहीं होती थी। वो लोग बहुत तरह की फसल उगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक भी फसल नहीं उगती है। सुनिए जी, खेत में कोई भी फसल नहीं उगती है। हमारे ऊपर बहुत कर्ज है, लोग पैसे मांगने आते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं कहीं पर मजदूरी करने लगती हूँ, क्या किसी के घर में काम करने लगती हूँ। कम से कम घर में खाना खाने लायक पैसा तो आएगा। इस खेत में कितनी ही काम करो, बेकार है। अरे नहीं पीलू, मैं इस खेत को नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे दादाजी ने और मेरे पिताजी ने ये खेत मुझे दिए हैं। मैं इस खेत में अगर किसानी बंद कर दूंगा तो अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा। और वैसे भी मैं एक किसान हूँ, ऐसे मजदूरी नहीं कर सकता। लेकिन हम कब तक ऐसे ही रहेंगे? देखो, तुम्हारा कहना सही है कि घर के लिए कमाई होनी चाहिए, तो तुम कहीं पर काम कर लो। मैं इस खेत में फसल बोता रहूंगा क्योंकि ये मेरे लिए माँ जैसी है।
अगर इसे ऐसे ही खाली छोड़ दिया तो यहाँ लोग शराब पीने लगेंगे और यहाँ गंदगी फैलाई जाएगी। ठीक है जी। फिर पीलू लोगों के घर काम करने लगी और बंटी खेती जारी रखता है और बहुत दिनों तक वो ऐसे ही धूप में मेहनत करता था। एक दिन उसे अचानक चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तो पीलू उसको डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर साहब देखिए इन्हें क्या हुआ है। सुनो बबलू भाई, आप अब बहुत कमजोर हो गए हो धूप में काम कर करके, कुछ महीने आराम करो। लेकिन अभी तो बीज बोने हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। बबलू फिर से अपने खेत में काम करने लगता है। हे भगवान, इनको कैसे समझाऊं कि अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। अब आप कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, मैं निकालूंगी। पीलू कुएं से पानी निकालने लगी है। तभी उसमें से एक बाल्टी भर रुपये निकल आते हैं। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। अरे ये क्या, इतने सारे पैसे? तभी उसके खेत से एक देवी प्रकट होती है। बेटा बबलू, बेटी पीलू, मैं धरती माँ हूँ। तुम्हारी सेवा और ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। बबलू, आज के इस लालच के जमाने में तुमने गरीबी झेली लेकिन अपना खेत नहीं बेचा। इतने सालों तक मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम्हारी फसल नहीं उगने दे रही थी, लेकिन तुमने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी। अब तुम्हारे इस कुएं से पैसे निकलेंगे और तुम और जमीन खरीदकर लोगों के लिए अनाज उगाओ, उनका पेट भरो। मेरा आशीर्वाद है तुम पे। ऐसा कहकर देवी वहाँ से चली जाती है और उनके वरदान के कारण दोनों पति पत्नी का जीवन हंसी खुशी बीतने लगता है।